अब पुलिस को अभी उन्होंने एक मौका दिया है, कमिश्नर गाजियाबाद कमिश्नर साहब को 7 मई तक रिपोर्ट पेश की जाए। 8 मई को फिर तारीख होगी मेरी। आदेश के बाद भी ये मानव अधिकार आयोग को भी भ्रमित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये अधिकारी जो है आयोग का भी मजाक बना रहे हैं, उनसे भी नहीं डर रही है। तो आप लगा सकते हैं कैसे अधिकारी होंगे। अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने का काम योगी सरकार को कर रहे हैं। नमस्कार। गाजियाबाद में पत्रकार पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि पूरे देश भर में जो पत्रकार जनता की आवाज़ बनकर अपनी जान हथेली पर रखकर खबरों को रूबरू प्रशासन और जनता तक पहुंचाता है, लेकिन जो भूमाफिया होते हैं या पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं या कोई प्रशासन के बड़े अधिकारी होते हैं, वह उस पत्रकार की आवाज़ दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके का है, जहां पुलिस हिरासत में पत्रकार के साथ जमकर पिटाई की गई थी। पत्रकार को हिरासत में रखा गया था। उसके बाद जब सारे पत्रकार इकट्ठे हुए तो पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करा। फिर मानव आयोग में यह मामला पहुंचा। उसके बाद अब पत्रकार की उम्मीद जागी है कि उसको इंसाफ मिलेगा। इस वक्त आज हमारे आर न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियो में है जो युवा साथी है पत्रकार, जो जनता की आवाज़ बनकर जगह जगह खबरें करते हैं और उनकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी। हम बात करेंगे अभिषेक जी, आपको पुलिस हिरासत में साहिबाबाद में कुछ महीने पहले पिटाई कर आपको हिरासत में रखा गया था, तो कब की घटना है ये और उसके आगे क्या क्या आपके साथ हुआ? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मेरे साथ जो घटना हुई थी वो घटना मेरे परिवार और मेरे सभी दोस्तों के लिए और मेरे पत्रकार साथियों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि जिस तरीके से हम पत्रकार हो गए लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, वही इंसाफ के लिए हम लगातार जो हमें अगर बात की जाए भूमाफिया या कोई भी चीज़ है, हम अपनी खबर करने जाते हैं तो हमें बहुत चीज़ों चैलेंजिंग जो हमारी लाइफ है वो बहुत चैलेंजिंग होती है। और ऐसी कई धमकियां भी मिलती हैं, लगातार ऐसे मामले आते हैं और पत्रकारों के तो अब लगातार मामले आ ही रहे हैं नए नए, क्योंकि पत्रकारों के लिए अभी तक कोई कानून तो बनाया नहीं है सरकार ने। मगर मेरे साथ जो घटना हुई थी वो 19/3/2025 को घटना हुई थी। मैं मामला क्या था सर? मामला ये था कि मैं एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं पत्रकार के नाते वहाँ से गुजर रहा था, तो मैं वहाँ रुका और मैं उसे मामले को समझ रहा था। इतने में ही 2 पुलिसकर्मी आते हैं जिनका नाम एसआई प्रभाकर सिंह और एसआई सौरभ गौतम था। उन लोगों ने एकदम ही मेरे साथ पकड़कर मारपीट करने लग जाते हैं और मुझे मारते हुए चौकी में ले जाते हैं। चौकी में मेरे साथ मारपीट की गई और उसके बाद मुझे अवैध हिरासत में रखा गया थाना साहिबाबाद में, जिसकी की सबसे बड़ी बात थी कि आला अधिकारियों को भी पता था। उसके बावजूद पत्रकारों ने भी काफ़ी संघर्ष किया, उस समय विरोध किया था। सबसे पहले मैं उन पत्रकारों को शुक्रगुजार करना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो लोग मुझे हिम्मत ना देते तो आज मैं ये लड़ाई नहीं लड़ पाता। जिस तरीके से फिर मैंने ये जो लड़ाई की शुरुआत करी। लेकिन पुलिस तो कह रही कि हमने दिन में आपको अरेस्ट किया वहाँ से 2 बजे। जी उन्होंने मुझे रात में ही मारपीट करने के बाद मुझे हवालात थाना साहिबाबाद में रखा था, जिसके सीसीटीवी फुटेज के लिए मैंने मांग भी की थी कि आप उसे तलब करें और उन सीसीटीवी फुटेजों को दिया जाए। उसके लिए मैंने थाना साहिबाबाद में आरटीआई भी लगाई थी, जिसमें उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देने के लिए मुझे मना कर दिया गया था। जबकि मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस है कि जिस तरीके से एक पूर्व में एक मामला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइंस है, आप पढ़ सकते हो, आदेश परमवीर सैनी के नाम से केस था, उसमें सीसीटीवी फुटेज को तलब किया गया था और उसके बाद एक डायरेक्टरी पूरी जारी, एक आदेश जारी किया गया था। जितने भी थाने हैं, डीजीपी उत्तर प्रदेश के लिए एक फंड रेज किया गया था जिससे कि सभी थानों में कैमरे की सुविधा हो और 18 मन तक सभी वीडियो को सुरक्षित रखा जा सके। बिल्कुल। जिससे कि अगर कल को कोई अमान्य घटना होती है तो उस पर उन सीसीटीवी फुटेजों से उनकी जांच कर और
न्याय की मांग की जा सके, इसलिए आदेश पारित तो क्या किया गया आपको था। सीसीटीवी कैमरे मिले थे अभी तक? नहीं, मुझे सीसीटीवी फुटेज तो नहीं दिए गए। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी आरटीआई के मांगने के बाद उन्होंने कहा हम 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, जबकि ये उन्होंने गलत कहा था, क्योंकि गाइडलाइंस के अनुसार उन्हें सीसीटीवी फुटेज देने चाहिए थे। बाकी मैंने जो आला अधिकारी थे उन्हें भी नोटिस लिख के दे रखे थे कि आप सीसीटीवी फुटेज जो है वो तलब करो, मेरे सब बयानों में है। मगर जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, तो मैं फिर मानव अधिकार आयोग की तरफ मैंने अपना रुख लिया और वहाँ अपना मुकदमा दर्ज कराया, और मानव अधिकार आयोग ने सुना भी। जिस तरीके से मेरा जो केस हुआ था, मैंने मानव अधिकार आयोग में अपनी बात को रखा, तो उन्होंने गहनता से लेते हुए उन्होंने एसीपी साहिबाबाद को तलब किया, शालीमार को, जिसमें वो वहाँ पर पेश हुई थी। और पेश होकर उन्होंने इस आदेश में साफ तौर पे कहा था कि पुलिस कस्टडी में अभिषेक हमारे साथ पहले से था। और वहीं आदेश ने भी आयोग ने आदेश पारित किया कि जिस तरीके से अभिषेक को पुलिस कस्टडी में रखा गया था और मैंने जो आरोप लगाए थे, और जो एसीपी थी, एसीपी ने इस बात को श्वेता यादव ने स्वीकारा था। स्वीकारते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था, और आदेश में भी लिखा था, ये मानव अधिकार आयोग का आदेश जारी हुआ था जिसकी खबरें भी छपी थी, काफ़ी लोगों ने छापी थी, उसमें साफ उन्होंने ये जिक्र कर रखा है कि अभिषेक हमारे साथ पहले से ही पुलिस कस्टडी में था। और जो अभिलेख साक्ष्य है उनके अनुसार भी अभिषेक की ये पुष्टि होती है कि वो हवालात में था। मगर उन्होंने, आयोग ने एक सवाल पूछा था गाजियाबाद पुलिस से कि आखिरकार इतने समय से और इतने समय तक अभिषेक कहाँ रहा था। तो वहाँ जांच का जो विषय था, जांच लगातार पुलिस की चल रही है अभी भी। लेकिन अभी सुनने में आया कि आपके खिलाफ दूसरे एसीपी ने रिपोर्ट लगा दी थी। जी हाँ, कुछ रिपोर्टें अभी लगाई थी। आपको बता दूं, जिस तरीके से पुलिस की जो जांच चल रही है, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए जो कार्रवाई कर रही है, तो वो न्याय हित में ना करके ये मान सकते हैं कि अपने विभाग को बचाने के उसमें कार्रवाई कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी एक इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की थी, हमारे अधिकारियों ने करी थी अभी जो, उस पर मैंने अपना आपत्ति दर्ज कराई थी। 10 तारीख को तारीख थी मेरी, उसमें मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी। उस आपत्ति में मैंने साफ तौर पर कहा था कि जो ट्रांसजेंडर के जो पुलिस आयुक्त निमिष पाटिल जी हैं और एसीपी अतुल कुमार सिंह जी हैं, उनकी जो रिपोर्ट थी वो गलत दी गई थी। क्योंकि उसमें जितने भी जो बातें लिखी गई थी वो बिल्कुल मनगढ़ंत और बिल्कुल गलत थी। उस पर मैंने अपने आयोग के समक्ष पेश होकर अपनी प्रक्रिया रखी थी, अपनी 17 पेज की आपत्ति दर्ज कराई है, जिसे आयोग ने उनकी रिपोर्टों को, गाजियाबाद पुलिस की रिपोर्टों को नकारते हुए एक आदेश पारित किया। गाजियाबाद कमिश्नर उस रिपोर्ट की जांच करेंगे, विस्तृत जांच, जो वो 8 मई तक, उन्हें 7 मई तक वहाँ पेश करनी है। नहीं, अभी एक आयोग की तरफ से लेटर आदेश जारी हुआ है कि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को 7 तारीख तक विस्तृत रिपोर्ट वहाँ पर जमा करानी पड़ेगी। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस आपके संग इंसाफ करेगी? जी, मुझे तो नहीं लगता कि पुलिस इंसाफ करेगी, क्योंकि मेरा इतने लंबे समय से ये मामला चल रहा है, 1 साल होने को। क्यों नहीं लग रहा भाई? योगी सरकार इतने सख्त है और जो नए डीजीपी है वो तो पुलिस विभाग के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हर कोई इंसान को न्याय मिले। क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके से मैं 1 साल से जूझ रहा हूँ कार्यवाही में, मेरे साथ घटना होती है 19 मार्च को 2025 में, 19-20 की घटना थी। 1 साल हो चुका है, 1 साल बल्कि 11 महीने हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से इस मामले को घुमाव कर रहे हैं। मेरे साथ, मेरी बहन के साथ भी मारपीट की गई थी, उसका भी वो चल रहा है। तो जांचों को जिस तरीके से वो घुमाव कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। बदतमीजी की गई? जी हाँ, मेरी बहन मामला गई थी, तो उसमें भी मामला चल रहा है, वो भी जांच में चल रहा है। मगर जो इनकी पुलिस की जो जांच है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है, पुलिस के खिलाफ जांच, जिस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई है वही पुलिस जांच कर रही है, तो कैसे निष्पक्ष हो सकती है? आप बताइए मुझे। भाई, निमिष पाटिल जो थे गाजियाबाद हिंडन पार्क के डीसीपी IPS अधिकारी है वो, तो वो आपने जो उन पे आरोप लगाए हैं कि वह गलत रिपोर्ट मर्दगर्भ की कहानी बना दी उन्होंने, तो क्या उनको डर नहीं लगता योगी सरकार से या अपने मुख्य उत्तर प्रदेश के जो DGP बने हैं, उन्होंने तो साफ आदेश करे हैं DGP ने कि अगर कोई पुलिस वाला विभाग का अधिकारी गलत FIR दर्ज करता है या गलत रिपोर्ट लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसके आदेश आने के बाद क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे मानव अधिकार आयोग
पर उम्मीद है। अच्छा। और मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा मगर मिलेगा। क्योंकि जो मेरी लड़ाई है, मैं पूरे शुरू से ही, जब मेरे साथ ये घटना हुई थी तो मैं 2 दिन सोचने के बाद मैंने इस कदम को उठाने की सोची थी, क्योंकि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, पूरे पत्रकार भाइयों की लड़ाई है। अगर आज मेरे साथ हो सकता है तो सोचो आम जनमानस के साथ क्या हो सकता है। अभी आप नहीं, आपके संग क्या ऐसे हो रहे हैं, पत्रकारों को गोली मार दी है? अभी आपने सुना भी होगा, खबरें चल रही है, कई पत्रकार, पहले गाजियाबाद में ऐसा हादसा हुआ था, विजयनगर का पत्रकार, उसको गोली मार दी थी, जब आपको पता होगा, विक्रम जोशी नाम था उनका। और आप उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में पत्रकार के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बना, सुरक्षा दी जाए उसको, और पत्रकार पे गलत आरोप लगाए जाते हैं। तो इसके लिए आप एक पत्रकार हो, युवा, इसके लिए पत्रकार ने क्या कभी उठाई, इसके लिए क्या आपका संगठन क्या कार्य करे? मिले किसी संगठन वालों से अभी तक? जी, मैं काफ़ी संगठनों से मिला। मेरी घटना के बाद मेरे पास बहुत सारे संगठन आए और मैं जुड़ा भी और मैंने संघर्ष करा। मैं आप बताऊं, जंतर मंतर भी गया था मैं, वहाँ पर भी मेरे इस मुद्दे को उठाया गया था दिल्ली में। दिल्ली के बाद फिर मैं उसके बाद लखनऊ गया था। वहाँ कई ऐसी संस्थाएं जो मेरे से जुड़ी और जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया। मगर आवाज़ उठाने के बाद भी अभी तक कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के हित में कोई न्याय नहीं दिया। बताओ, जो पत्रकार, कोई कानून बनाया। इतने संगठन जुड़े, इतने आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाना तो हर कोई उठा सकता है, लेकिन क्या उस आवाज़ को सही मुकाम तक वो पत्रकार आपके साथ आज है पहुँचा रहे हैं क्या? जी, कुछ लोग हैं इंटरनली, जैसे कोई व्यक्ति होता है कि भाई इंटरनली लड़ता, कोई खुल के लड़ता। जिस तरीके से मैं लड़ रहा हूँ तो मैं खुल के लड़ रहा हूँ, क्योंकि पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो सब एक है और मैं पत्रकारों के लिए अकेला लड़ रहा हूँ। इंटरनल कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो मगर मेरा मेन ये नहीं है, मेरा मानना ये है कि मैं पत्रकारों की इस लड़ाई को लड़ूं, चाहे मैं जीतूं हारूं ये मुझे पता नहीं है, मगर मैं इस लड़ाई को मुकाम तक, मैं आयोग के समक्ष हूँ। अभी आयोग के बाद मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो मैंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और जिस तरीके से जो यहाँ गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं, आप कार्यशैली आपने बात की थी पुलिस की, तो आप देख सकते हैं अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है नंदग्राम में और उस बच्ची को फेंक दिया जाता है, तो पुलिस उसे मौके पर अस्पताल नहीं ले जाती। और अस्पताल, तो कोर्ट ने उस पर एक आदेश तलब किया है इंस्पेक्टर को और एसएसपी को। तो इसी घटनाओं से पूर्व में बहुत घटना हुई। अभी पिछले ही कुछ समय एक पत्रकार के साथ मारपीट की गई थी। तो इससे आप लगा सकते हैं कि क्या शासन है और क्या पुलिसिंग कर रही है। एक बात तो और बड़ा सवाल है, जैसे जो पुलिस है, जो आईजीएस पुलिस विभाग में लगाते हैं लोग, तो पुलिस उनकी झूठी रिपोर्ट लगा के पेश करती, ख़त्म करती है, उनको निस्तारण कर देती है। तो जो मुख्यमंत्री पोर्टल बनाया गया है जन सुनवाई के लिए, मुख्यमंत्री सीधे जो मॉनिटरी उसकी मुख्यमंत्री विभाग वहाँ से होती है। तो अगर ये नीचे के पुलिस वाले पीड़िता की निस्तारण कर देते हैं, तो कितने ऐसे लोग हैं, और क्या आपको लग रहा है कि पुलिस झूठी रिपोर्ट लगा करती है कि इनके खिलाफ उनको भी ऐसे मानवाधिकार या हाई कोर्ट जाना चाहिए जो झूठी रिपोर्ट पुलिस वाले लगा रहे हैं? जी, जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ और मेरा मानना ये है, जो लगातार आप देख सकते हो जन सुनवाई पोर्टल योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया था कि लोगों की समस्या का समाधान होगा, मगर समस्या का समाधान नहीं होता, वहाँ फर्जी रिपोर्ट लगा दी जाती है। और उसके बावजूद कोई इनके पीछे ऐसी कोई वो नहीं है कि जिसकी की जवाबदेही हो। तो जब जवाबदेही होती है, अब मैं आज पत्रकार हूँ, मैं जागरूक हूँ, मुझे पता है, तो मैं आज इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। सोचो उन आम जनमानस का, सोचो जिनके साथ पुलिस लगातार उन्हें परेशान करती है, उन्हें फर्जी मुकदमे लिखती है, वो लोग बेचारे भटकते रहते हैं, वो कहाँ जाते हैं? मेरे हिसाब से उन्हें मानवाधिकार आयोग की तरफ अपना रुख लेना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अभी गाजियाबाद में जो मैंने पता किया है, अभी पूर्व में अब जो है पुलिस से लोगों का विश्वास हटते हुए मानवाधिकार, मेरे मुकदमे के बाद लोग मानवाधिकार की ओर जा रहे हैं। क्योंकि कई जिलों के जो हैं, मैं वहाँ पर मानवाधिकार आयोग में गया था, तो कई जिलों से जो लोग थे वहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह देने मानवाधिकार गए हुए थे। और गाजियाबाद के भी शायद 3-4 मुकदमे जा चुके हैं उसके बाद से। तो जिस तरीके से मानवाधिकार आयोग पर हमें विश्वास है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी न्यायालय पे विश्वास है मुझे पूरा, और मुझे लगता है कि वो मेरे हित में वो करेंगे। बाकी पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस इसकी जांच ना तो पहले कर पाई, ना अब कर पाएगी, ना आगे कर पाएगी। इसलिए मैंने ये मांग की है न्यायालय से कि इसकी या तो मजिस्ट्रेट जांच की जाए, या सीबीसीआईडी जांच की जाए, या सीआईडी अच्छा, जब आपको थाने मारपीट गई थी तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे, तो आपके
पुलिस ने क्या वो सीसीटीवी कैमरे आपको उपलब्ध या कोर्ट में जमा कराए अभी तक? जी अभी तक तो कोर्ट का तो मुझे पता नहीं है। अभी तक मानव अधिकार आयोग में मैंने लिख के दे रखा था कि इनके सीसीटीवी जो फुटेज है उस दिन की घटना के वो तलब किए जाएं। और कमिश्नर साहब को भी मैंने, डीजीपी कंट्रोल को भी, डीजीपी साहब को, सबको मैंने अपने कागजात भेज रखे हैं, सारा रिकॉर्ड भेज रखा है। आईजीआरएस के माध्यम से कई बार भेज रखा है, पीएम वाली से भी और सीएम वाली से भी। मगर उसके बावजूद मैं अभी तक 20 से 22 आईजीआरएस लगा चुका हूँ, उसके बावजूद निष्पक्ष जांच अभी तक नहीं हो पाई है। तो क्योंकि जो जांच है वो पुलिस को ही दे दी जाती आईजीएस है। का पोर्टल है वो एक मजाक बना दिया इन्होंने। जी बिल्कुल मजाक बना दिया इन्होंने। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आज वही कानून व्यवस्था वाले भक्षक बन गए हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। कई मामले दिख रहे हैं आपको लगातार, ये देख सकते हैं आप। मानव अधिकार आयोग में मैं आज गया हूँ, मैं पीड़ित हूँ तो इसलिए मैं जा रहा हूँ। हर कोई मेरी इज्जत तरह हिम्मत नहीं कर सकता, वो नहीं जा रहा। तो सोचो वो तो बेचारा चुप बैठ जा रहा है ना, इनके प्रति कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं अब है। आपको अगली डेट का इंतजार है और आपको मानव अधिकार पे पूरा विश्वास है? जी मुझे मानव अधिकार पे विश्वास है, आयोग पे विश्वास है, और आयोग मुझे लगता है निष्पक्ष जांच कर पाएगा इसकी। अब पुलिस को अभी उन्होंने एक मौका दिया है, कमिश्नर गाजियाबाद कमिश्नर साहब को, और साफ तौर पर कहा है कि इसकी विस्तृत जांच कर और जितने भी इन्होंने बयान दर्ज कराए हैं उन सब पर बिल्कुल निष्पक्ष करके, उनके बयानों को करके, और 7 मई तक रिपोर्ट पेश की जाए। 8 मई को फिर तारीख होगी मेरी, और वहाँ पर उपस्थित होकर जो भी होगा, मैं अपनी आपत्ति मैंने पहले भी जताई थी, अब भी जताऊंगा। अभिषेक जी, जिस प्रकार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सख्त है, वो न्याय पीड़ित को 24 घंटे भी नहीं लगाते, तो क्या आपने मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया है? ऐसे जो जिन्होंने आपके संग, आपके परिवार संग मारपीट की पुलिस वालों, उनके खिलाफ क्या आपने प्रयास किया मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाने का? या और कई पोर्टल में तो आपने बता दिया है, मुझे आपके निस्तारण कर दिया गया, फिर आपने क्या सोचा कि मैं मुख्यमंत्री दरबार में चला जाऊं? जी मैंने सोचा था, और मैं लखनऊ भी कई बार गया हूँ, मुख्यमंत्री दरबार में भी जाने के लिए मैंने बात की कि तो जिस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, प्रक्रिया है, तो मैंने एक नंबर चालू किया था इन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पे मुख्यमंत्री जी का, मैंने वो नंबर भी कई बार मिला है, मगर मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। और इस बात को मैं रखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मेरे साथ हो गया और किसी पत्रकार के साथ ना हो, मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं इस लड़ाई को आगे भी लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा, क्योंकि ये लड़ाई अब मेरी नहीं है, मेरे पत्रकार समाज की लड़ाई है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि मैं पत्रकार लड़ाई कर रहा हूँ, मेरे से घटना हुई, किसी और के संग ना हुई, तो आपको जिस तरह आपने ये कहा कि मुझे न्यायालय पे, मानव योग पे भरोसा है, तो क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह जनता, इतनी करोड़ जनता मुख्यमंत्री योगी पे भरोसा कर रही है, क्या मुख्यमंत्री पे आपको भरोसा है? अगर उनके तक बात पहुँचे, कि लग रही है आपको, उम्मीद है कि तब भी नहीं लग रही? जी मुख्यमंत्री जी तो काफ़ी अच्छे हैं, और स्वाभाविक सी बात है वो कार्रवाई करते हैं। शायद मेरी बात उन तक ना पहुँची हो या मेरी घटना ना पहुँची हो, मगर अधिकारी जो हैं इस समय वो सरकार का मजाक बना रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप देखोगे, गाजियाबाद अधिकारियों के संज्ञान में मामला होने के बाद 1 साल 11 महीने बीत जाते हैं, और दोषियों को करार कर दिया जाता है, कमिश्नर साहब से रिपोर्ट मांगी जाती है, उस रिपोर्ट पर 2 कांस्टेबलों को बलि चढ़ाया जाता है, और सबको बात, हर मामले को घुमाया जाता है। पत्रांक संख्या वो करी डीसीपी साहब ने, मैं आपको बता दूं, पूर्व में एक मामला था, मेरी जांच आई, तो जांच होने में उन्होंने क्या करा कि उन्हें दोषी ठहरा दिया जाता है, जो भी लोग थे दोषी ठहरा दिया। उसके बाद ही उन्होंने एक पत्रांक जारी किया, उस पत्रांक में उन्होंने उन्हें उस मुद्दे को ही घुमा दिया, भटका दिया। आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि कितना मुद्दा भटकाया जा रहा है। जब आयोग के समक्ष एक अधिकारी पेश होकर सारी बात को लिख के कह आया, बयान दे आया, वो आदेश भी हो गया, आदेश के बाद भी ये मानव अधिकार आयोग को भी भ्रमित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये अधिकारी जो है आयोग का भी मजाक बना रहे हैं, उनसे भी नहीं डर रही है। तो आप लगा सकते हैं कैसे अधिकारी होंगे, और इन पे कार्रवाई आज नहीं कल होगी, 100% होगी। अगर ऐसे अधिकारी का ये तो नहीं कहिए दूसरे राजनीति 2027 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो? मान लो जो ऐसे अधिकारी यहाँ गाजियाबाद जमे हुए हैं, ना तो वो महिला को न्याय दे पा रहे, ना पत्रकार को दे पा रहे, ना हमारे जो समाज में छोटी बच्ची हैं उनके संग रेप होते, हत्या होती है, उनको न्याय दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी नंदग्राम का एक मामला आपने बताया और आज अखबारों में भी छपा है, जो लड़की बच्ची मिली थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको तलब किया है, उनके साथ जाँच चल रही है।
तो इसी प्रकार ऐसे यहाँ पे दर्जनों ऐसे मामले हैं जो लोग पीड़ित भड़क रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति लोग तो नहीं है जो योगी को भड़का, उसकी छवि खराब करना चाहिए योगी सरकार की। यह मुख्यमंत्री पोर्टल जो बनाया वो जनता के लिए फायदे के लिए बनाया था, उनकी समस्या हल करने, उनके जो पोर्टल को मजाक बना दिया। अब जैसे आप कह रहे हो जो मानवाधिकार से भी डर रहे, जो मानवाधिकार से भी डर रहे, तो इससे कहीं ना कहीं 2027 में सरकार को भी नुकसान होगा। जी हो सकता है शायद, क्योंकि देखो सरकार के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये राजनीतिक पार्टी अपना हुआ है। मैं पत्रकार नहीं, आप एक पत्रकार हो भाई, पत्रकार खबर करते हो राजनीति, तुम्हें क्या लग रहा है? मैं खबर करता हूँ, लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से आजकल जो सबसे बड़ी बात जो पुलिस विभाग है, उनके जो लगातार कार्य शैली जो नजर आ रही है लोगों को, कभी कोई मामला आता है, कभी कोई घटना घट जाती है, कभी किसी को सताते हुए, तो इससे साफ तौर पर आप देख सकते हो कि भाई सरकार की छवि धूमिल की जा रही है। जबकि योगी आदित्यनाथ तो काफी अच्छे हैं भाई, अगर उनके संज्ञान में मामला जाता है तो तुरंत कार्रवाई करते हैं। मगर ये जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने का काम योगी सरकार को कर रहे हैं और जनता में अपनी छवि को सुधारने की जो बात कही जा रही है और लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं वो भी ये व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि कुछ अधिकारियों को बचाने के लिए कहते हैं ना, एक समुद्र में एक मछली होती है तो उसे पूरे समुद्र को खराब कर देती है, तो वही वाला हाल इस समय गाजियाबाद में चल रहा है। तो अब आपको उम्मीद है कि अगली डेट जो 7 को प्रस्तुत करेंगे कमीशन, और जो डेट लगी है उस पर आपको इंसाफ मिलने की उम्मीद है? जी मुझे लगता है शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी गाजियाबाद में जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उन्हें तलब किया है, शायद इससे उनकी आंखें खुल जाए और वो निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए, हर मामले को देखते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए मेरी भी निष्पक्ष जांच अगर वहाँ प्रस्तुत करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधी सी बात है न्यायालय पे भरोसा। अभिषेक जी, सभी को उम्मीद है अगली तारीख का, और सभी को उम्मीद है कि पत्रकार हमारे साथी की जीत होए। अगर आपकी जीत है सब पत्रकार के साथी की जीत है, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि अगली तारीख से पहले निष्पक्ष गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जाँच करके जो भी निष्पक्ष में निकल के सच्चाई मानव योग कोर्ट में पेश करेंगे। हम भी ये उम्मीद के संग, और आपकी आवाज़ जो जनता तक पहुँचे और आपको इंसाफ मिले, इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं और खबर प्रमुखता से चलाएंगे और आपको न्याय मिले और आपकी सच्चाई की जीत होए, हम भी प्रयास करेंगे। हमारी नहीं, हमारे समाज की जीत हो, क्योंकि ये जो समाज है वो हम पर बहुत विश्वास करता है। पत्रकार एक ऐसी कड़ी होता है जो हर व्यक्ति से जुड़ा रहता है, अपनी जान जोखिम में डालकर कहीं ना कहीं तुम्हें यही लगता है जब तुम ही अपने लिए पत्रकार इंसाफ नहीं कर पा रहा, इंसाफ पत्रकार नहीं मिला, तो दूसरों को इंसाफ क्या दिलाएगा? जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि जिस तरीके से जो अब हालात हैं वो इतने भयभीत हो चुके हैं कि लोग अपना काम स्वयं करना भी चाहते हैं ना तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके जो घर परिवार को जो पीड़ा झेलनी पड़ती है उससे हर पत्रकार टूट जाता है। और मैं यही आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी से कि पत्रकारों की तरफ ध्यान दें और जो छोटे और बड़े पत्रकारों में ना बांटते हुए सब पत्रकार समूहों को एक ऐसा कानून पारित करें जिससे कि पत्रकार के हितों की बात हो सके और जल्दी उन्हें अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो उस पर न्याय मिल सके। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त अभिषेक पंडित, पत्रकार, युवा पत्रकार, जो 1 साल से अपनी लड़ाई कर रहे हैं खुद, और इनको मानव अधिकार पर इस वक्त पूरा भरोसा है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को 7 मई तक एक अपनी जो जांच करके रिपोर्ट देनी है, क्योंकि एक IAS अधिकारी जो DCP थे हिंडन पार के, उन्होंने पूरा मानव आयोग है जो उनको भी गुमराह करते हुए रिपोर्ट पेश की थी। अब इनका मानना है कि मुझे न्याय मिलेगा और मेरी निष्पक्ष जांच होगी। इनको भी उम्मीद है अगली तारीख की, और हमें भी जो गाजियाबाद आसपास के इलाके पूरे देश के पत्रकार है वह सब इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनको व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए इनका हौसला अफजाई करते हैं। और हम भी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि जो पत्रकारों के लिए कानून बनाया जाए, उनके हितों के लिए, जो पत्रकार सुबह से लेकर जनता की आवाज़ बनकर जो खबरें करता है और जो आप तक पहुंचाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको अभी तक न्याय मिला हुआ है। लेकिन सरकार को चाहिए कोई ठोस कानून बने, जो पत्रकारों पे हमला होते हैं, हत्याएं होती है, उस पर लगाम लगे, और झूठे मुकदमे जो पत्रकार के ऊपर लिखाए जाते हैं उन पे भी लगाम लगे। ऐसा कोई सरकार को
मोदी सरकार को, योगी सरकार को कानून लाना चाहिए। और ऐसे ही ये अभिषेक पंडित पत्रकार पीड़ित नहीं है, ऐसे कम से कम सैकड़ों पत्रकार पीड़ित है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। हम यहाँ अपने सभी देश के पत्रकारों से अपील करेंगे कि अभिषेक पंडित, हम इनका नंबर भी फ्लैश कराएंगे, इनसे संपर्क किया जाए, अपनी अपनी ओर से जो आपसे इनकी मदद होती है तो वह इनकी मदद की जाए, क्योंकि यह अपनी लड़ाई नहीं, यह पूरे पत्रकार समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं।